जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो आज हम यहाँ पर 4th जैन के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। पीआईबी, न्यूज़पेपर, स्टैटिक, एआईआर सभी तरफ से ये जो एमसीक्यूज है ये लाए जाते हैं जिससे कि आपका करंट अफेयर जो है काफी अच्छे तरीके से हो जाए। और ये जो वीडियोस है एक्सक्लूसिवली आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको मयूर मुंगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड ये जो स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई 2015 में और यहाँ पर टाइमली क्रेडिट सपोर्ट जो है बैंकिंग सिस्टम से दिया जाता है किसको, फार्मर्स को। दूसरा है स्कीम जो है ये प्रोवाइड करती है एटीएम अनेबल्ड रुपे डेबिट कार्ड। तो इसमें से आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जवाब जो है वो देखने को मिलता है बी, टू ओनली। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आप देख सकते हो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बारे में अगर हम देखें तो करंटली 6.92 करोड़ लाइव केसीसीज हमें देखने को मिलते हैं अगेंस्ट 14.5 करोड़ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। स्कीम जो है ये आई है विद एटीएम अनेबल्ड रुपे डेबिट कार्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन लगता है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एटीएम अनेबल्ड डेबिट कार्ड जो है मिल जाता है जिसमें आपको एक लिमिट जो है वो दी जाती है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई 1998 में, ठीक है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है 1998 में। एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट सपोर्ट जो है वो दिया जा सके बैंकिंग सिस्टम से सिंगल विंडो के साथ, ठीक है। और ये जो स्कीम है फर्दर यहाँ पर एक्सटेंड जो है वो होती हुई हमें देखने को मिली। और इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसमें पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, देखिए जो फार्मर है वो क्या करता है, पहले अनाज लगाता है ना, सीड्स पहले बोएगा, फिर उसके बाद वो जो है वो झाड़ में बनेगा, मतलब पेड़ में बनेगा, फिर उसके बाद इसके जो भी बीज है वो निकालेगा, मतलब समझ लीजिए व्हीट अगर है तो व्हीट निकालेगा, उसको रिफाइन करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अब ये जो चीज हो गई ये हो गई पोस्ट हार्वेस्ट, ये हो गई प्री हार्वेस्ट, है ना, ये हो गई पोस्ट हार्वेस्ट। तो पोस्ट हार्वेस्ट जो है ये भी यहाँ पर कवर किया जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो भी यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो क्या है, फार्मर ने यहाँ पर उगा लिया, ये तो उसको सीड्स वगैरह मिल गई, लेकिन बाद में वो ट्रांसपोर्टेशन ये सारी स्टोरेज फैसिलिटी यही नहीं मिले तो फिर मतलब क्या है ना। तो ये वहां पर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जा रही है बाय द कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। अब ये बैंक जो है उसके बारे में हम इकोनॉमी का जो कोर्स आने वाला है उसमें देखने वाले हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होता है, गवर्नमेंट खुद की तरफ से कुछ पैसा देती है। मतलब समझ लीजिए कि 7% इंटरेस्ट रेट से अगर फार्मर ने कोई लोन लिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर बोलती है कि हम 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दे देंगे या फिर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दे देंगे, तो उसमें समझ लीजिए कि 7 में से 2% जो रहेंगी वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब इफेक्टिवली फार्मर को कितने पे करना पड़ेगा, 7 - 2 मतलब 5% फार्मर को पे करना पड़ेगा। अब कभी कभार गवर्नमेंट ऐसा भी करती है कि अगर फार्मर पूरा प्रॉपर तरीके से अगर पे कर रहा है तो अगेन हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% का हम हमारे तरफ से देंगे, ठीक है, अगर फार्मर प्रॉपर तरीके से पे कर रहा है। तो मतलब 5 में से 3 गए 2%, मतलब फार्मर को इफेक्टिवली सिर्फ 2% ही इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको नॉट करेक्ट जो है वो पूछा गया है कि कौन सा गलत है। फर्स्ट है रिप्लेसमेंट रेट और दूसरा यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट। इन दोनों के बारे में डेफिनेशन समझ लीजिए, स्टेटमेंट बोलिए, बोला गया है। अब रिप्लेसमेंट रेट मेजर किया जाता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमन एट द एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। जो चाइल्ड बियरिंग एज है, जो भी चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं एक महिला को, वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट मेजर किया जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखते हैं तो एवरेज है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक महिला ने जन्मना चाहिए जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट साइज में रहे, मतलब पॉपुलेशन जो है कंप्लीटली रिप्लेस होती रहे, मतलब जितने हैं उतनी ही पॉपुलेशन हमें देखने को मिले। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लॉजिकली भी, अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है, लॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा टोटल फर्टिलिटी रेट
ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ पर क्या रहेगा, फर्टाइल मतलब महिला जो है वो कितनी फर्टाइल है ना, कितनी फर्टाइल है, तो मतलब कितने बच्चे वो जन्म दे सकती है, ये हम मेजर करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट से, है ना। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या रहेगा, मेजर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ विमेन एट द एंड ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। जब तक वो बच्चे जो है वो पैदा कर सकती है, तब तक उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए हैं वो उनकी फर्टिलिटी दिखाएगी, तो वो हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। और रिप्लेसमेंट रेट अगर हम देखते हैं तो मतलब रिप्लेस करने में, मतलब समझ लीजिए कि अगर एक महिला दो बच्चों को जन्म दे रही है, हर एक महिला दो बच्चों को जन्म दे रही है, जिससे कि जो पॉपुलेशन है, अब वहां पर उतने लोग, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं लोग मर भी रहे हैं, तो मतलब क्या है कि अगर ज्यादा लोग मर रहे हैं, कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर रहेगी, है ना। और अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और अगर कम लोग मर रहे हैं, मतलब जो पॉपुलेशन है वो इंक्लाइनिंग ट्रेंड पर रहेगी। लेकिन जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग अगर मर रहे हैं, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो वो रिप्लेसमेंट रेट कहलाता है। समझ रहे हो आप? तो यहां पर दोनों ही जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर अदला बदली कर दिए गए हैं, इसलिए यहां पर जवाब क्या रहेगा, सी रहेगा। सी क्यों रहेगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है और दोनों ही यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल फर्टिलिटी रेट एस्टिमेट स्टिल मार्जिनली हायर देन द रिप्लेसमेंट रेट, स्टिल हमारे यहाँ पर हायर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट बेसिकली 2.1 जो है वो देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पर नंबर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं चाइल्ड बेयरिंग एज में, रिप्लेसमेंट रेट मतलब जो महिला जो है उसको यहाँ पर बच्चे पैदा करने चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट साइज पर रखे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो स्टेट्स है हायर टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, छत्तीसगढ़, ये सब हमें देखने को मिलते हैं, है ना। और स्टेट जो लोअर टीआरएफ है, तो वहां पर अगर आप देखो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। अब देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है कि मतलब क्या है, कि ज्यादा बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में। कम बच्चे कहाँ हो रहे हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स में। अब अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट इसमें हमने देखा है 1971 का जो सेंसस है वो लिया जाता है। अब वो हमने देखा था क्यों, क्योंकि इससे पहले सरकार ने फैमिली प्लानिंग का नियोजन लेकर आई थी कि मतलब ज्यादा बच्चे आप पैदा मत करो, बच्चे दो ही अच्छे, है ना। अब क्या हुआ, जो सदर्न स्टेट्स है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स बोली इन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, कम बच्चे पैदा करने लग गए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे राज्य है इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, वहां पॉपुलेशन बूम हो गई, यहाँ पॉपुलेशन कम हो गई। अब अगर हम अभी के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट की प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने पॉपुलेशन कम की है ना, नहीं तो इनको क्या है, ये क्या पॉपुलेशन कम करने के लिए भड़ 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 बढ़ा देते थे, है ना। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट की प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया। इसलिए अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर बायफरगेट करते, पॉपुलेशन के बेसिस पर अगर हम डिफरेंशिएट करें, इनको एडवांटेज मिलेगा, इनको एडवांटेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की गलती की वजह से। इसलिए हम 1971 का लेते हैं कि भैया उससे पहले तक तो गवर्नमेंट ने कुछ इंटरफेयर किया ही नहीं था कि आप बच्चे पैदा करो मत करो, है ना। तो उससे पहले आपने जिस तरीके से भी किए हो, आपने अपने मन से किए हैं, तो वहां पर जो प्लानिंग रहेगा, वहां पर जो पॉपुलेशन रहेगी वो हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ता है। रीजंस क्या है यहाँ पर, ट्रेंड इन टीआरएफ, लेटेस्ट रिपोर्ट 2017 की यहाँ पर टीआरएफ जो है डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 5.2 टू 4.5 बिटवीन 71 टू 81 एंड 3.6 से 2.2 हुआ है 2017 तक। तो मतलब रिप्लेसमेंट रेट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो डेटा होता है ये हमें इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी मिल जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है स्कीम जो है सुप्रा, रिलेटेड किससे रिलेटेड है, सुप्रा जो स्कीम है किससे रिलेटेड है। पहला है स्कीम जो है, इसमें एडोलेसेंट विमेन जो होती है, एडोलेसेंट गर्ल भी हम बोल सकते हैं, आर गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत। दूसरा है स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है, रिहैबिलिटेशन जो है विडोज का वो यहाँ पर किया जाता है। स्कीम इनिशिएट किया गया है इसरो के द्वारा, जिसमें कांस्टेंट एंगेज यंगस्टर्स अक्रॉस इंडिया टू कैप्चर देयर साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और लास्ट है कि ये स्कीम जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा है। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर जो नए साइंटिफिक और इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर एक्सप्लोर किए जा सके। तो ये हमें देखने को मिलता है, उसका जो सही जवाब है वो है डी। ये जो स्कीम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड फॉर्म की है स्कीम साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर फंडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज विद ग्लोबल इम्पैक्ट
ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, यहीं की यहीं सिर्फ हो रहा है कि हाँ भैया इसने 2 चक्के लगा दिए और एक गाड़ी बना, हाँ, ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ पर होना चाहिए। इस तरीके की रिसर्च हमें यहाँ पर बनाना है। स्कीम जो है ये फंड करती है डिसरप्टिव आइडियाज़, जो यहाँ पर नई स्टडी की तरफ, नए कॉन्सेप्ट की तरफ, नए प्रोडक्ट की तरफ, नई टेक्नोलॉजी की तरफ हमें ले जा सके, ठीक है? और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड अगर हम देखते हैं, सेटअप किया गया है एज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी 2009 में। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम यहाँ पर रिसर्च जो है उसको प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है टर्म जो है तेल्ला पोनी की। ये जो है ये न्यूज़ में हमें देखने को मिलती है। ये क्या किसका टाइप है? वुड का है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फोक डांस है, या कुछ भी नहीं है? तो ये अगर आप देखोगे ये हमें देखने को मिलता है वुड का टाइप। किसका टाइप देखने को मिलता है? वुड का टाइप जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कोंडापल्ली टॉयज है, कल्चरल आइकॉन्स है ऑफ आंध्र प्रदेश, आर वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडिया और अब्रॉड में, ठीक है? तो यहाँ पर हमें कोंडापल्ली टॉयज इसके बारे में देखने को मिलता है। तो तेल्ला पोनी की ये आपको ध्यान में रखना है। तेल्ला पोनी की ये जो वुड है ये यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर जो है इन टॉयज को देता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। कोंडापल्ली टॉयज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम साल भर के एक साथ लेते हैं, वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विथ रेफरेंस टू नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि ये कस्टमाइज किया गया और प्रिपेयर किया गया एज पर लैंडस्केप ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर प्रायोरिटीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिकताओं के यहाँ पर जो हम बोलते हैं ना कि प्रायोरिटीज, है ना, जो प्रायोरिटीज देते हैं उसके अनुसार उसके अनुकूल यहाँ पर तैयार किया गया है। इंडिया जो है ये फर्स्ट कंट्री है, ये भारत जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने ऐसे चीज़ों को, ऐसी जो लिस्ट है उसको यहाँ पर कंपाइल किया है, ठीक है? और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रिक्वायर्ड रहेगी वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जो फर्स्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको पूछा गया है, यहाँ पर सेकंड जो है बिल्कुल सही है, फर्स्ट यहाँ पर हो जाता है गलत। तो यहाँ पर बी इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बना है पूरी दुनिया में जिसने ऐसी लिस्ट जो है वो कंपाइल की है, ठीक है? और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसने रिलीज की है फर्स्ट एडिशन एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट की मई 2018 में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रिपेयर्ड एज पर लैंडस्केप ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर प्रायोरिटीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे रेफरेंस पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंडियाज डायग्नोस्टिक लिस्ट, ये कस्टमाइज और प्रिपेयर की गई एज पर लैंडस्केप ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर प्रायोरिटीज इंडिया डायग्नोस्टिक्स एंड रेगुलेटेड अंडर रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ मेडिकल डिवाइस रूल। जो मेडिकल डिवाइस रूल होते हैं उसके तहत यहाँ पर लाई गई हमें देखने को मिलती है, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंस क्या है, तो अवेबिलिटी जो है क्वालिटी यहाँ पर अश्योर्ड की जा रही है डायग्नोस्टिक्स के लिए, यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन और एसेंशियल मेडिसिनल लिस्ट के लिए। तो काफ़ी कुछ फायदा जो इसका हमें देखने को मिलता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचाना है। फर्स्ट है आर्टिकल 92 और 160 जो है संविधान का, ये यहाँ पर रीएडजस्टमेंट मतलब डिलिमिटेशन जो है हर एक स्टेट्स, राज्य और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका यहाँ पर देता है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। अभी आप सभी को पता है कि सेंसस जो है वो आने वाला है, इसलिए सेंसस के रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। एक्ट जो है वो यहाँ पर सिग्निफाई करता है कि डिलिमिटेशन जो है वो बेस्ड रहेगा 2001 के सेंसस पे टिल 2026। तो इसमें से जो आपको करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको पहचानना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सरासर सरासर झूठे हैं, गलत है। तो यहाँ पर इसका जवाब हमें डी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिलिमिटेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि आपको पता है यूनियन टेरिटरी में तब्दील भले ही किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, मगर फिर भी वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है ना? और यहाँ पर अगर आप देखोगे सीट जो है वो इंक्रीज किए गए हैं फ्रॉम 107 से 114, ठीक है? और उसी के साथ आपको पता होगा बैक टू विलेज इनिशिएटिव जो है वो भी हमें जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से देखने को मिलता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, बैक टू विलेज किसका इनिशिएटिव है? तो ये भी आपको पता रहना है। जम्मू एंड कश्मीर जब आपके पढ़ने में आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। न्यू असेंबली 24 सीट जो है वो यहाँ पर असाइड रखे गए हैं एरिया अंडर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, वो भी हमारा ही एरिया है। एक्ट स्पेसिफाई करता है डिलिमिटेशन विल बी बेस्ड ऑन 2011 सेंसस टिल 2026। तो 2001 सेंसस नहीं भाई साहब, 2011 डिलिमिटेशन। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 82 एंड 170 जो है
ठीक है, आर्टिकल 92 नहीं, आर्टिकल 82 एंड 170 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है रीएडजस्टमेंट डिलिमिटेशन जो है हर एक यूनियन टेरिटरीज का और राज्यों का, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे 52 का, 62 का, 72 का, 2002 का, ये सारे सेंसस लाए गए थे। फर्दर आर्टिकल 330 और 332 जो है वहाँ पर रिफिक्सिंग जो होती है नंबर ऑफ सीट्स की, वो भी प्रोवाइड करता है। डिलिमिटेशन जरूरी होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसा है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट्स है वो हम देते हैं कि पॉपुलेशन इस राज्य की इतनी है तो उसको इतने सीट्स, इतने रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, है ना। तो वो अगर हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे तो फिर हमारे ही इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है पहचाना है। फर्स्ट है अंडर द पार्शियल गारंटी स्कीम। पार्शियल गारंटी स्कीम पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटीज फाइनेंशियली साउंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ले सकते हैं। दूसरा है अंडर द स्कीम एनबीएफसी जो है उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो रेगुलेटरी मिनिमल कैपिटल एक्विडिसी रेशियो जो है, एडिक्वेसी रेशियो जिसको हम सीआर कहते हैं, वो यहाँ पर मेंटेन करें जब वो बायबैक कर रहे हैं एसेट्स का। बायबैक मतलब फिर से जो खरीदते हैं, है ना, जो अपने एसेट्स है फिर से जब खरीदते हैं, बायबैक करते हैं, उसके लिए वो जरूरी नहीं है। तो देखिए सीएआर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आपको ये बता दूं, सीआर मेंटेन करना है जरूरी नहीं है, वो सब फालतू की बातें होती है, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर आपको ऐसा है तो गलत मार्क कर देना, ये बिल्कुल सही है। तो ए इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखते हैं गवर्नमेंट ने इशू किया है गाइडलाइंस 1 लाख करोड़ पार्शियल गारंटी स्कीम, जिससे कि लिक्विडिटी क्राइसिस जो चल रही है एनबीएफसी में उसको यहाँ पर किया जा सके। इस स्कीम के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो परचेस कर सकते हैं सिक्योरिटीज, ठीक है, फाइनेंशियली साउंड एनबीएफसी के। ऑब्जेक्टिव है कि भैया टेम्पररी यहाँ पर एसेट लायबिलिटी मिसमैच जो हो रहा है उसको यहाँ पर कर सके। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम देखते हैं, ये मेजर किया जाता है बैंक्स अवेलेबल कैपिटल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ बैंक्स रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर। मतलब समझ लीजिए कि अगर बैंक को किसी को कुछ पैसा देना है, ठीक है, लोन देना है, तो हाउसिंग लोन अगर देना है, फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन है, तो अब हाउसिंग लोन जब बैंक दे रही है तो मतलब उसके ऊपर रिस्क कितना है, उसके पास कैपिटल कितना है और उसको रिस्क कितनी है, वो यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। जो भी एसेट्स यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, जब बैंक लोन दे रही है तो लोन जो है बैंक के लिए क्या है, वो अपना एसेट है ना, वो एसेट है। अब ये जो एसेट जा रहा है बैंक की तरफ से, तो उस पर रिस्क कितनी है, कितना पैसा आ सकता है, वो यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है, सीएआर जो है कार, ये मेजर है बैंक्स अवेलेबल कैपिटल, जो उसके पास अवेलेबल कैपिटल है वो किसके तहत मेजर किया जाता है, जो कैपिटल जो बैंक लोन दे रहा है, जो उसका एसेट है जितना रिस्क पर है उसके हिसाब से मेजर किया जाता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिपॉजिटर का जो पैसा है, क्योंकि बेसिकली बैंक जो लोन दे रही है वो किसका पैसा है, डिपॉजिटर्स का, हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसी का पैसा मान लिया इनको दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा पैसा स्टेबल रहना चाहिए, हमारा पैसा प्रॉपर रहना चाहिए, इसके तहत ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर आपको मतलब आप अगर कितना लोन दे दो वो किस पर डिपेंड करता है, सीएआर पर, कि भैया इससे मिनिमम आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा आप फालतू बांट नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस एनसीईएसएस, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट है कि ये ऑपरेट कर किया गया है बाय द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। ये फॉस्टर करता है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जो इमर्जिंग एरियाज है ऑफ सॉलिड अर्थ साइंस यूटिलाइजिंग द नॉलेज ऑफ अर्थ साइंस एप्लीकेशंस। तो कौन सा सही है आपको बताना है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रेड जो है ह्यूमन हैबिटेशन इन हाईलैंड्स ऑफ केरला, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिला है लैंडस्लाइड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस है केरला में, वो यहाँ पर हेवी रेन, डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो हुए हैं उसके तहत यहाँ पर देख रही है। देखिए ये सारी चीज़ें हम डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम कोर्स लेने वाले हैं उसमें कवर करेंगे। उसमें लैंडस्लाइड बोलिए, उसके मिटिगेटेड मेजर्स क्या होते हैं। 5 टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलती है। फॉल जो है वो सडन मूवमेंट होता है, सॉइल, डेब्रीज, रॉक्स, ये सब का, ठीक है। और उसी के साथ स्लाइड जो है वो काइंड ऑफ मास मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर उसी के साथ यहाँ पर स्प्रेड जो है वो जेंटल टेरेन के तहत हमें देखने को मिलता है, वो भी लैंडस्लाइड में आता है। इसके कुछ कॉजेस है, नेचुरल कॉजेस अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना, सिस्मिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, वेदरिंग अगर हो रही है, इरोजन अगर हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन अगर हो रहा है, स्टीपर स्लोप अगर है, ह्यूमन कॉज जो वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटीज हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और मेन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है।
नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज अगर हम देखें, स्टैब्लिश किया गया है 1978 में बाय प्रोफेसर जो करुणाकरण है उनके द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? देखिए, जब भी आपको ऐसा आता है ना, मोस्टली इसका जवाब जो है वो ऑल ऑफ द अबव रहता है, ठीक है। एक आधा वो अलग ही दे देंगे, मतलब काऊ दे देंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ड्रैगन फ्लाई, लिचेंस, फ्रॉक्स, अलगी बूम्स, ठीक है, तो ये सभी बायो इंडिकेटर्स होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। डी इसका जवाब है। ड्रैगन फ्लाई अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर करके एक्ट करता है इकोलॉजिकल हेल्थ में, ठीक है। बायो इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स बोलिए, प्लैंक्टॉन्स बोलिए, एनिमल्स बोलिए, जो इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है वो हमें बताते हैं। लीचेन ये पावरफुल बायो इंडिकेटर्स है एयर क्वालिटी के लिए। फ्रॉग जो है वो यहाँ पर फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, इसलिए अगर वो है तो वो भी इंडिकेट करते हैं। एल्गी बूम जो है यहाँ पर इंडिकेट करता है जो नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट है लेक्स में, रिवर्स में, वो बढ़ रहा है करके, ठीक है। लास्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये चेयर्ड किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। जवाब इसका हमें ए देखने को मिलता है, ठीक है। तो ए इसका जवाब है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 2002 प्रोविजन जो है इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को रिप्लेस करते हुए। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 47 मेंबर्स है, विद प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं। बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पर कंजर्वेशन डेवलपमेंट जो है होता है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का, वो यहाँ पर कर सके। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।